पहले 10.3 में क्या कराने हैं, मार्क करवाना है ना। नोट करो। फिफ्थ के तो 2 ही पार्ट हैं, तो दोनों कर लो। सिक्स्थ क्वेश्चन में सिक्स्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट कर लो, सिक्स्थ, फोर्थ और सिक्स्थ। सेवन्थ क्वेश्चन कर लो। एट्थ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ। लास्ट वाला कौन सा है जो वही कर लेना। एक log 2 माइनस एक्स वाला कर लेना, एक e की पावर मोड x वाला कर लेना। नाइन्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट कर लेना 3 माइनस 2x वाला। फिफ्थ कर लेना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 वाला। एट्थ कर लेना x प्लस 2 x प्लस 5 वाला मोड वाला, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कर लेना। टेंथ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट कर लेना साइन एक्स कोस एक्स 0 से π/2 मॉडुलस वाला, थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कर लेना 11 12 13, छोटे छोटे ही हैं बस। अब फिर नया जो है स्टार्ट करते हैं। जो डाउट होंगे फिर डाउट ले लेंगे, जो एग्जाम्पल रह गए फिर डाउट के साथ ही कर लेना। जो एग्जाम्पल रह गए तुम्हारे वो डाउट के साथ बता देना। अब नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 25, कंसेप्ट ऑफ एरिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एरिया नाम है इस चैप्टर का। एज सच एनसीईआरटी की बुक में ना ये चैप्टर ही है, एनसीईआरटी की बुक में। अब चैप्टर जो है वो कौन सा है, ये 8th चैप्टर है, ठीक है। जितना अब तक हमने किया है ना इंटीग्रेशन के अंदर, वो था एनसीईआरटी की बुक का 7th चैप्टर। यानी अब तक हमने चैप्टर 9 कर लिया है, और चैप्टर 10 में हमने 10.1 किया, 10.2 किया और 10.3 किया। ये तीनों डेफिनेट इंटीग्रेशन थे, ये तीनों थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये चैप्टर में इतना, और ये वाला क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट सी ऐड करते थे, इसमें ऐड नहीं करते थे। इसमें हम अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट लगाते थे और इंटीग्रेशन का आंसर निकाल लेते थे। जब सब्स्टिट्यूशन लगाते थे तो लिमिट भी चेंज हो जाती थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में बाय डेफिनेशन लिमिट एज ए सम था, जिसमें सम के फॉर्मूले यूज़ करके इससे और जो डायरेक्ट इवैल्यूएट करते हैं आंसर सेम आता है। और थर्ड में हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज लगाई थी और क्वेश्चन को इवैल्यूएट किया था। सभी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस थे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज थी, और लिमिट एज ए सम था, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट भी कर लिया, डेफिनेट भी कर लिया। ये पूरा चैप्टर 7 है एनसीईआरटी की बुक में। अब हमारे पास एलिमेंट्स में क्या है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 की 3 एक्सरसाइज होगी। अब चैप्टर 10 की 2 एक्सरसाइज है, 10.4 और 10.5। एनसीईआरटी में भी 2 ही एक्सरसाइज हैं, 8.1 और 8.2। चैप्टर 8 की एनसीईआरटी की 8.1 और 8.2। चैप्टर का नाम है एरिया, एनसीईआरटी में एरिया नाम है चैप्टर का। वैसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, या इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ होता है एरिया निकालने में, वैसे तो और भी जगह यूज़ है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एरिया निकालने में यूज़ है। तो कंसेप्ट ऑफ एरिया 10.4 एक्सरसाइज। अच्छा, 2 एक्सरसाइज में क्या होगा, इन दोनों एक्सरसाइज में हमें निकालना तो एरिया है, लेकिन इसमें हमें एक कर्व दी होगी। 10.4 एक्सरसाइज में हमें सिंगल कर्व दे रखी होगी, और 10.5 में हमें कितनी कर्व दी होंगी, 2। ये फ़र्क होगा। तो इसके अंदर हम एरिया निकालेंगे बिटवीन 2 कर्व्स। 10.5 में हम एरिया निकालेंगे बिटवीन 2 कर्व्स, लेकिन इसमें हम निकालेंगे सिंगल कर्व का एरिया अंडर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। अंडर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। अब ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है वो देख लो एक तो। दूसरी बात, जो बेसिक स्टैंडर्ड कर्व्स हैं वो बनानी आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये पता होना चाहिए। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो y इक्वल टू 0, ये लाइन बन गई, यही ग्राफ है इसका, y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अगर मैंने कहा x इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन बनाओ, तो x इज इक्वल टू 2 ये बन गई। ये पॉइंट क्या है, 2। ऐसा 10th में, 11th में, 9th में, तीनों क्लासेस में सीखा होगा।
इस लाइन को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऑर्डिनेट आर दोज लाइन विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट आर दोज लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस पर। अब यहाँ 2 डिस्टेंस था तो 2, अगर -2 होता, -3 होता, -1 होता, तो -1 पॉइंट पर x इज इक्वल टू -1 या फिर x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? ये तो नहीं समझाने, 9th में समझते हैं वैसे भी ये। अब y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। ये पॉइंट ले लिया 2, तो ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 2। इस लाइन को बोलते हैं एब्सीसा। ठीक है, तो एब्सीसा का क्या मतलब होता है? पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब ये अगर पॉइंट है -3 तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमें ऑर्डिनेट एब्सीसा पता होने चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, हमें बेसिक कर्व्स पता होनी चाहिए। बेसिक कर्व्स में हमें पता है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जनरल इक्वेशन भी होती है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही काम चला लेंगे। इसमें हमारा सेंटर क्या है? h, k। सेंटर है हमारा h, k और रेडियस क्या है इसकी? r। और ये सर्कल सेंटर हो गया इसका h, k और ये सर्कल बन गया और इसकी रेडियस हो गई r। ठीक है, सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें ये बातें पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। अब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब इस कर्व को कैसे प्लॉट करोगे? पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब समझ नहीं आया होगा तुम्हें मैंने क्या किया? मैंने किया है दोनों साइड 1 को ऐड, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a - b का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 6। अब इसको मैं x - 0 लिख लूंगा तो इसका सेंटर क्या मिल गया? 0,1 और रेडियस कितनी हो जाएगी? √6 का स्क्वायर। तो यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? √6। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम x और y को इस फॉर्मेट में ले आएंगे और हमें पता लग जाएगा कि सर्कल की इक्वेशन है। उसके बाद सर्कल बना लेंगे। 0,1 है तो उसका सेंटर कहाँ पर लाई करता है? y एक्सिस पर। इसके बाद सर्कल की इक्वेशन में ध्यान रखना, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो कॉमन निकल जाएगा, सेम होता है। पर पैराबोला, 4 टाइप के पैराबोला हैं जो स्टैंडर्ड पैराबोला हैं, उतने ही आ जाए बस बनाने, सफिशिएंट है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसमें 4a लेटेस्ट रेक्टम है, 4a जो है वो लेटेस्ट रेक्टम है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको कैसे भी समझ लो, जिस एक्सिस जिस पर पावर 2 होती है उसको वो टच करता है और जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? एक्स लाइन ये रही, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा और टच करेगा वाई को। तो ये वाई एक्सिस है, इसको देखो टच करके जा रहा है और ये हो गया। तो ये ग्राफ किसका है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। और ये वाला जो ग्राफ होगा माइनस वाले का हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें x नेगेटिव ही डलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें x सिर्फ पॉजिटिव डल सकता है, नेगेटिव नहीं डलेगा, क्योंकि फिर वो इमेजिनरी आ जाएगा। y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कर्व स्केचिंग में हम सीखते हैं, अगर y को -y से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में, तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। अगर x की जगह -x रखने पर इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। पावर 1 है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये वाला बन जाएगा ऐसा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फोकस इसका यहाँ होता है a,0 फोकस, इसका -a,0 फोकस, इसका 0,a फोकस, इसका 0,-a। ठीक है, बाकी वो टेबल इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला कितनी होती है? 1। और ये जो लाइन है जो उसके फोकस से पास होती है उसको, उस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a। अगर मैं पूछूं लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन तो क्या बनेगी? x इज इक्वल टू a। क्लियर? और कुछ बातें ऐसे समझा करो, ये जो ऊपर वाला एरिया वही नीचे होगा सिमेट्री से, तो एक अगर पूरा एरिया निकालना तो क्या कर देंगे? डबल, एक निकाल कर उसका डबल कर देंगे। तो पैराबोला की शेप्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन तो बनानी आती है हमें, 2 पॉइंट लेते हैं और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल भी बन जाएगी। पैराबोला हो गया एलिप्स, तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करेंगे एलिप्स की इक्वेशन से, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें b बड़ा है a से, 3 बड़ा है 2 से, तो y एक्सिस पर एलिप्स बनेगा। तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ 3
और यहाँ पर -3। कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3 0,-3, या कोऑर्डिनेट होगा 2,0 और -2,0। बस कंपेयर करके हम एलिप्स को बना सकते हैं, चाहे वो एक्स पर बने या वाई एक्सिस पर। अगर बीच में आ जाता माइनस तो हाइपरबोला हो जाता, तो हाइपरबोला आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक, चलें आगे, यहाँ तक क्लियर। अब ये हमारे पास क्या हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स, हाइपरबोला। बस ये बेसिक कर्व्स आनी चाहिए बनानी, ठीक है। हाँ, कुछ और फंक्शंस में ध्यान रखो। y = x² का फंक्शन, ये ग्राफ था फंक्शन का। y = x³ का क्यूब फंक्शन, इसका ग्राफ ये था y = x³ वाले फंक्शन का। y = √x फंक्शन, इसका ग्राफ ये था। y = x⁻⁴, इसका ग्राफ ये वाला, ये इसका ग्राफ था। इसका रिवर्स है, ये ऐसे है तो वो ऐसे है, कॉनकेविटी का फर्क पड़ता है। तो y = x⁻⁴, y = x⁻⁴, ये ध्यान होने चाहिए ग्राफ x² का x³ का। y = x लाइन का ग्राफ, ये y = x 45 डिग्री वाली लाइन, y = -x लाइन का ग्राफ ये बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पर x² की जगह कहूँ x-1 के स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा, ये ना 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइड में। उल्टा होता है, ये माइनस आता है पॉजिटिव साइड में शिफ्ट, क्योंकि अब 1 डालोगे अब तब आपको 0 मिलेगा, यानी ये सारी वैल्यूज अटेन करेगा 1 यूनिट के बाद। तो ये इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यानी सेम ही ग्राफ है, बस क्या किया, शिफ्ट कर दिया 1 यूनिट। क्लियर। एक चीज़ और, अगर इसी के अंदर आपका y = x² + 1 या 2 ऐसे आ जाए, तो ये जो ग्राफ है वो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यानी अब ये ग्राफ हो जाएगा। पहले ये था, अब ये हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हमारा f(x) है, इसके अंदर k प्लस होता है या माइनस होता है, तो वहां पर वर्टिकल शिफ्ट होता है, यानी y एक्सिस से ग्राफ ऊपर उठता है या नीचे हो जाता है। लेकिन अगर इस x के अंदर शिफ्ट किया जाए, जैसे x + -k, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, लेफ्ट या राइट। जैसे y = mod x का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, y = mod x का ग्राफ ये बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे को बनाना है y = mod x + 1 का ग्राफ, तो वर्टिकल शिफ्ट होगा, तो वर्टिकल शिफ्ट होगा 1 यूनिट, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और मान लो मुझे -2 बनाना है, तो -2 यूनिट पीछे चला जाएगा, mod x -2। लेकिन अगर मुझे mod x + 1 का ग्राफ बनाना है, तो अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ, अंदर फंक्शन में चेंज आया, तो अब जो आपका ओरिजिनल ग्राफ था उसमें क्या कर दो, -1, यानी कि अब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। +1 हुआ तो इस साइड आ जाएगा। ठीक। और अगर कोई भी ना बनाना आए तो पॉइंट तो है ही, पॉइंट को प्लॉट कर दो, ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन जाएगा। अगर कुछ स्टैंडर्ड शेप नहीं ध्यान आ रही तो पॉइंट प्लॉट करके आ जाएगा, बन जाएगा। लेकिन वैसे स्टैंडर्ड शेप याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, मॉडुलस का ग्राफ, और इसके अंदर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग पता होनी चाहिए, जो मैं अब तक बता चुका हूँ। कंसेप्ट ऑफ एरिया 10.4, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो अब इसके अंदर कुल मिलाकर समझना क्या है, समझना है ये। मैं 10.4 के लिए ही कंसेप्ट करा रहा हूँ, 10.5 वाला जब आएगा तभी देखेंगे। अपर माइनस लोअर उसका फॉर्मूला है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक ही देख रहे हैं, दैट इज 10.4 के लिए देख रहे हैं। 10.4 में एक ही टॉपिक है आपका, और वो टॉपिक है ये, इवैल्यूएशन ऑफ एरिया यूजिंग इंटीग्रल। तो एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन और इंटीग्रल, एरिया यूजिंग इंटीग्रल। एरिया कौन सा, एरिया बाउंडेड, ऑब्वियसली बाउंडेड कर्व का एरिया निकालेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन या कर्व y = fx, बाय द कर्व और फंक्शन y = fx, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स। दो ऑर्डिनेट्स होंगे, एक x = a और एक x = b। तो हमें टोटल मिलाकर कितनी बातें दे रखी होंगी, 4। एक तो y = fx फंक्शन, एक x = a, x = b, और नेक्स्ट क्या दे रखा होगा, x एक्सिस। तो इन चारों से कैसा ग्राफ बन सकता है, अब वो तो डिपेंड करता है fx के ऊपर। लेकिन मैं अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लूँ, तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ मुझे पता है कि कोई ना कोई कर्व ही बनेगी। तो मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बना लिया, y = fx। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही बनेगा, कैसा भी बन सकता है, x एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस कर सकता है। लेकिन मैंने अभी कुछ जनरल शेप में y = fx कोई ग्राफ बना लिया,
ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स के ग्राफ भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं खैर इतना लेवल के नहीं देगा वो, वैसे ये और ये दो ग्राफ थे, ये ई की पावर एक्स का था, ये ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है, ये log x का ग्राफ होता है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। लेकिन चलो इतना खैर नहीं होगा यूज़, जो अब तक बताया उनमें से तो कोई ग्राफ दे सकता है या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो सकता है। तो मान लो कोई कर्व है y = fx, मैंने उसका कोई भी ग्राफ बना लिया, x एक्सिस तो होती है हमेशा आपके पास, इस पर दो पॉइंट होंगे, एक a और एक b, x = a की लाइन बन गई है, यही पॉइंट a है जहाँ पर ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, x = a और x = b, इनको क्या बोल देंगे, ऑर्डिनेट्स। तो हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। तो कौन सा एरिया बाउंडेड है, ये वाला, ये एरिया बाउंडेड है, किसके बीच में बाउंडेड है, कर्व यानी कि y = fx फंक्शन, x एक्सिस और ऑर्डिनेट्स, कौन से ऑर्डिनेट्स, ये और ये, ठीक है, इन दोनों ऑर्डिनेट्स में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो, ये जो फंक्शन y है हमारा, इसकी वैल्यूज ये है ना, a पॉइंट पर ये वैल्यू है और b पॉइंट पर ये वैल्यू है, a से b के बीच में सारी वैल्यूज इसकी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे, y एक्सिस पे है ना, ऊपर की तरफ है, तो वैल्यूज तो कोई नेगेटिव है नहीं, सभी पॉजिटिव वैल्यूज है। नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव का केस अभी बताऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारे पास फंक्शन की y की जो वैल्यूज है, यानी y = fx फंक्शन है, इसको ले लेंगे y और इसको क्या करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन होगा ऑब्वियसली, y = x² x³ x+1 x+2 कोई भी सर्कल कुछ भी इक्वेशन होगी, तो y dx कर लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे a से b लिमिट्स में, लिमिट्स लेंगे a से b, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, dx। तो dx के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो स्ट्रिप रहने देते हैं, छोड़ो आपको, जो dx है उसमें लिमिट्स x एक्सिस की ली जाती हैं, dx पे लिमिट्स कौन सी लेते हैं, x एक्सिस की, यानी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x एक्सिस की लिमिट लेंगे। तो x एक्सिस की लिमिट्स कौन सी होंगी, a से b पर ही हमें इंटीग्रेट करना है, तो a से b के बीच का ही एरिया मिलेगा। तो ये जो चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा एरिया, किसका एरिया आएगा, जो मैंने शेड करा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया आ जाएगा, यानी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = fx, यानी y का इंटीग्रेशन dx विद इन द लिमिट्स a to b, ये लिमिट्स x की हैं, x = a एंड x = b। अब इसमें कुछ नोट है, जो नोटिंग पॉइंट है वो ये है, कई बार क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कर्व ऐसी ही बने, कर्व ऐसी भी बन सकती है, y = fx ये कर्व बन गई, ये भी पॉसिबल है। अगर अब मेरे को पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट a दे रखा है और ये पॉइंट b दे रखा है, तो मैंने ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए। अगर मैं ऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं तो अब मेरे को एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया x एक्सिस कर्व और ये वाला एरिया। अब पहले मेरे को ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट है ये, c। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा a से c में और फिर c से b में। क्लियर। आपका जो y = fx फंक्शन था वो fx, यहाँ तो fx ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन fx होगा वो क्या लिया जाएगा, माइनस। ध्यान रखो यहाँ पर पॉजिटिव थे ना, तो इसलिए y था, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सभी वैल्यू नेगेटिव है इस रीजन में, y के नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू है ना फंक्शन की, एक नेगेटिव और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर किसी को नेगेटिव लगाने में कोई तकलीफ हो रही है तो मत लगाओ नेगेटिव, बाद में कर लेना मॉडुलस, यानी कि fx का इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट पुट कर ली a से c, आपका आंसर जो आता है वो आता है एरिया। और 10th क्लास में सीखा था एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आप मॉडुलस कर लो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर पहले ही इसके साथ नेगेटिव लगाओ तो आंसर नेगेटिव में आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगा आंसर। करके देख लेना। तो मॉडुलस भी लगा सकते हो और पहले भी लगा सकते हो नेगेटिव, लेकिन ये मत करना कि कुछ भी नहीं किया और ये नेगेटिव एरिया और ये पॉजिटिव तुमने उसको प्लस कर लिया और वो नेट इफेक्ट आ गया, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए जब भी एरिया y एक्सिस के बिलो, मतलब x एक्सिस के बिलो में चला जाता है, यानी कि y की नेगेटिव साइड में चला गया, तो वो एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो उसको हम मॉडुलस लगाकर पॉजिटिव कर लेंगे या माइनस का साइन लगाकर पॉजिटिव कर लेंगे, dx यहाँ भी dx, तो इससे आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मेरे को इतनी बाउंड्री में ही करना है, ये b है, फिर तो सारा ही एरिया नेगेटिव है, फिर तो पोर्शन बस a से b ही करेंगे इंटीग्रेशन, आगे क्या लगा देंगे, माइनस। ये एक आर्टिकल पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब इसी में सेकंड पॉइंट क्या है, इसका रिवर्स। ये हमने x एक्सिस के साथ किया
अब दूसरा जो पॉइंट है एरिया यूजिंग इंटीग्रल बाउंडेड बाय, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह फंक्शन होगा x इज इक्वल टू एफ वाई, यानी इस बार फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ y, x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। तो इसमें किससे बाउंड कराना है हमने, y एक्सिस से। इस बार एब्सीसा होंगे y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, चाहे सी डी नाम रख लो या ए बी, आपकी मर्जी। अब जैसे मान लो कि ये कर्व है कोई, ठीक, तो फंक्शन नहीं बनेगी ना वो कर्व, पॉइंट कट करेंगे। मान लो ये कर्व है, इतनी कर्व है, ये आगे भी होगी, ये कोई कर्व है। तो अब यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, तो ए पॉइंट से ऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया, एब्सीसा ड्रॉ कर लिया, और बी पॉइंट से, तो ये कर्व हो गई x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन। ये हो गया y एक्सिस, जैसे एग्जैक्टली उसमें x एक्सिस था। ये हो गए, जैसे उसमें दो लिमिट्स बाउंड्री थी, इसमें दो बाउंड्री क्या है, एब्सीसा a से b, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। उसमें जो स्ट्रिप थी वो कैसी स्ट्रिप थी, जो हम दिखा रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप थी। इसमें जो स्ट्रिप है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें जो हम निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, x जो भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y होगा वो लिख लेंगे, और dy के रिस्पेक्ट में लिमिट्स क्या लेंगे, a से b, ये लिमिट y की होंगी। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एरिया। ये कौन सा एरिया मिलेगा, शेड रीजन का। ये एरिया मिलेगा बाउंडेड बाय द y एक्सिस बिटवीन द एब्सीसा, जो भी एब्सीसा की दो वैल्यू होंगी उनके बीच में, y एक्सिस और कर्व से बाउंडेड। क्लियर, तो ये मिल जाएगा। अब इसमें भी प्रिकॉशन है, इसमें भी ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव साइड में है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, लेकिन अगर ये इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कर्व कुछ ऐसी होती, यानी ये कुछ कर्व ऐसी होती और हम ये वाला एरिया निकाल रहे होते, तो इस बार तो नेगेटिव साइड में आ जाता। तो इस बार हम x की जगह क्या लेते, या फिर मॉडुलस कर लेते, वो आपकी मर्जी, लेकिन आना चाहिए, दोनों पता होने चाहिए। वैसे हम माइनस ही कर लेंगे। तो कुल मिलाकर कितनी बातें होगी, दो बातें होगी, और नेगेटिव वाले का ध्यान रखना है। x एक्सिस से भी निकाल सकते हो और y एक्सिस से। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो x एक्सिस से बाउंडेड है या y एक्सिस से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ x से बाउंड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो y से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से। अगर दोनों से हैं तो आप दोनों से कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे जो दोनों से बाउंडेड है और दोनों से एरिया निकालेंगे, सेम निकलेगा। इसका प्रूफ की नीड है तो मैं कराता हूँ, अगर नहीं है तो रहने देते हैं, पेपर में तो आना नहीं है। चलें, कहीं और बैठ जाओ। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर कहीं और बिठा दो इसको, कहीं और बैठ जाओ, यहाँ से घूम के आ जाओ। ठीक है, तो इसके प्रूफ की नीड, कराना है तो करा लो, नहीं कराना तो आपकी मर्जी, बाकी पेपर में तो नहीं पूछेंगे। फिर क्वेश्चन कराता हूँ 10.4। ऐसे एक बार देखना चाहिए हमें इसका प्रूफ ना, मुझे लगता है ऐसे ना कि इसका प्रूफ थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए, चाहे आप एग्जैक्टली उसको वैसे प्रॉपरली ना भी लिखो तो, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया तो होना ही चाहिए कि इसमें प्रूफ, ये एरिया देता कैसे आई, क्यों मिल जाता है एरिया इंटीग्रेशन करने से। तो ये है, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसके ऑर्डिनेट्स हैं, इतना ही कर्व बनाया मैंने, आगे भी होगा लेकिन मेरे को इतना ही कर्व में चाहिए जब मेरे को एरिया ये निकालना। तो x इज इक्वल टू ए का ये बन गया मेरे पास ऑर्डिनेट, और इस पॉइंट तक का एरिया निकालना है, तो ये वाला हो गया x इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट आ गया मेरे पास b। तो फ्रॉम लिमिट्स a टू b विद इन ऑर्डिनेट्स a टू b x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, अंडर द कर्व एरिया निकालना है मेरे को बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो शेप बन रही है, हमने क्या करा, हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, y परपेंडिकुलर, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, x। ठीक, और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख लिया कुछ m पॉइंट से हमने एक पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट का नाम q रख लिया। ठीक है,
ये ए पॉइंट था वो तो लिखा ही हुआ है, इस पॉइंट का नाम एन रख लिया, इस पॉइंट का नाम आर रख लिया। वाई लेंथ अंडरस्टूड सी बात है, हटा देता हूँ, ये एक्स लेंथ भी अंडरस्टूड सी बात है, इसको हटा देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ कर्व के ऊपर एक और पॉइंट लिया क्यू, ये पॉइंट क्यू कर्व से बहुत पास है, मतलब पी पॉइंट के बहुत क्लोज है, लेकिन मैं यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूँ बस। ये पर क्यू जो है वो पी को टेंड कराएंगे हम आगे, तो अभी तो दिख रहा है कि ये दूर है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स, और अगर मैं एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स तो वाई में चेंज आएगा। अगर x की जगह x प्लस डेल एक्स रखेंगे तो y की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी, तो y की वैल्यू में जो चेंज आएगा मान लेते हैं डेल y आएगा, तो y डेल y से चेंज हो जाएगा, तो नई वैल्यू हो जाएगी y की डेल y प्लस डेल y। अब अगर मैं इस पॉइंट से ये ड्रॉ करूं, इस पॉइंट का नाम m, तो ये जो वैल्यू आई है कितनी होगी, डेल x, इतनी लेंथ क्या थी, इतनी लेंथ होगी x प्लस डेल एक्स, और ये लेंथ क्या थी x, तो ये बची हुई कितनी होगी डेल x। डेल x कह लो या इसको dx कह लो, ठीक है। जब Q किसको टेंड करेगा, P को, तो डेल x बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, तो डेल x ऑलमोस्ट dx, एक ही बात है, ये एग्जैक्ट है और ये अप्रोक्स है, पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये किसको टेंड करेगी, जीरो को, क्योंकि बिल्कुल छोटी हो जाएगी। यानी dx किसको दिखा रहा होता है, विड्थ को दिखा रहा होता है। अब यहां से मैंने क्या किया, इसकी नीड नहीं थी, इसकी नीड नहीं थी, इस पॉइंट पर रख लिया नाम Q, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, और यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस से और इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इस पॉइंट का नाम P पॉइंट कौन सा था, एक्स वाई हटा देता हूँ, P पॉइंट था ये वाला, इसको एक्सटेंड कर दिया Q, ये पॉइंट, अच्छा Q रखा हुआ है हमने, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, Q पॉइंट रखा हुआ है, O पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, P B नहीं रखा हुआ ना शायद से, और S नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मिलाकर ये हो गया। ठीक है, तो अब हमने एरिया ऑफ MNRP ले लिया, MNRP ये वाला एरिया, इस एरिया को हमने बोल दिया A। क्या ये एरिया हम निकाल सकते हैं, नहीं, ये कोई शेप ही नहीं है, कोई रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं है, कर्व में आ रहा है, तो हम एरिया नहीं निकाल सकते। इस एरिया का नाम क्या रख लिया A, MNRP तक का एरिया, यानी कि MNRP, तो इस शेप के एरिया को हमने क्या बोल दिया, A बोल दिया, टोटल एरिया को, इतने एरिया को। अब हमने क्या किया, P पॉइंट क्या था हमारा, ये वाला पॉइंट था P, इस x, y, यानी कि x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं हम, P जो पॉइंट था वो जनरल पॉइंट था कर्व के ऊपर x, y, ये इसलिए हमने एरिया A माना है इसको, क्योंकि हमें एरिया का ही फॉर्मूला ड्राइव कराना है, तो लोकस की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम इसको। P पॉइंट हमने x, y लिया, अगर P पॉइंट हम यहाँ ले लेते तो फिर इतना बड़ा हो जाता, P पॉइंट वहां तक ले लेंगे तो सारा आ जाएगा, और कम लेंगे मतलब कितना भी ले सकते हैं। तो ये एक सिर्फ प्रूफ करने के लिए हमने इसको एरिया A ले लिया। अब हमने क्या किया, P पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट ढूंढ लिया, P पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट, P के नेबरहुड में एक पॉइंट ढूंढ लिया, कौन सा, Q। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे मैंने, x प्लस डेल एक्स, और y में जो चेंज आया था वो y प्लस डेल y आया था, ये कोऑर्डिनेट्स लिए थे मैंने Q के। तो यहाँ से मेरे को ये बात पता लग गई Q के क्या था। तो हमने कहा कि अब एरिया जब इस P पॉइंट से Q पॉइंट पर जाएंगे तो x स्लाइटर चेंज हो गया और y भी थोड़ा सा चेंज हो गया उसके कंपैरेटिवली, तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इस एरिया से इस इतने एरिया में अब क्या चेंज आएगा, तो वो देखते हैं, M Q M दिख रहा है, N, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं T रख लेते हैं, MN T, और ये Q दोबारा तो नहीं है ना, Q, और फिर वापस से ये मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये समझ गए ना कि Q के बाद वापस M, यानी क्लोज्ड हो गया। यानी अब हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, अब ये पूरे एरिया को हमने, इस पूरे एरिया की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस कितनी एरिया की वैल्यू हो जाएगी, डेल ए, इसका मतलब ये वाला एरिया कितना होगा, इतना डेल एरिया होगा। यानी कि एक्स्ट्रा P के क्यूब से जाने से जितना एरिया एक्स्ट्रा जनरेट हुआ वो
डेल ए एरिया है, ठीक है, यानी कि चेंज इन एरिया। तो ये एरिया था, ये नया एरिया आ गया, दैट इज द चेंज इन दिस एरिया। नो, अब लॉजिक लगाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं एरिया ऑफ पी आर टी बी इज लेस देन एरिया ऑफ पी आर टी क्यू इज लेस देन एरिया ऑफ एस पी एस आर टी क्यू। सही है ये वाली बात? पी आर टी बी इज अ रेक्टेंगल, उसका एरिया निकलेगा कुछ। कर्व अगर इतने एरिया की बात करूं तो उस रेक्टेंगल के एरिया से तो बड़ा ही होगा, यानी कि पी आर टी क्यू। और जो ये वाला है ये उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो अब एक बात देखो, हम ये एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, और ये एरिया भी निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, लेकिन हमें निकालना तो एक्चुअल में ये वाला एरिया है, ठीक है। मतलब हम जो एक्चुअल एरिया निकालना चाहते हैं, या तो अगर हम ये एरिया निकालेंगे तो थोड़ा सा कम अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, और अगर ये निकालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इस विड्थ को डेल एक्स को 0 यानी डी एक्स को 0 पे टेंड कराते हैं, मतलब क्यू को किस पे टेंड कराते हैं, पी पे, तो ये चीज़ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अगर हम इसको बिल्कुल इनफाइनाइट पीसेस कर दें, जैसे उसमें सिखाया था लिमिट एज अ सम में, तो फिर स्टेज क्या होएगी, फिर ये एक रेक्टेंगल एक लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बहुत पतली सी लाइन के फॉर्म में आ गया। तो उस केस में जो एरिया अभी दिख रहा है ना, ये एरिया इसका डिफरेंस आ रहा है, ये एरिया बहुत ही कम हो जाएगा और रैदर नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसीलिए हमें पूरा एरिया जो है इंटीग्रेशन करने से भी मिल जाता है। तो अब इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ये एरिया हमें पता है कितना है, डेल ए पी आर टी क्यू का एरिया, पी आर टी क्यू, इसमें से ये माइनस करोगे एम एन टी क्यू पूरा, ये पूरा ए प्लस डेल ए, उसमें से ये वाला ए माइनस कर दो स्टार्टिंग वाला, तो ये वाला एरिया ये तो मिल ही गया हमें डेल ए। दिस इज बिटवीन पी आर टी बी का एरिया, पी आर टी बी, डी एक्स लिखूंगा एक तो विड्थ, और एक पी आर की वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। अब ये वाली लेंथ पी के कोऑर्डिनेट लिए थे एक्स कॉमा, तो क्या आएगा वाई इंटू डी एक्स। अब ये वाले के कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा, विड्थ तो उतनी ही है इसके अंदर भी डेल एक्स, लेकिन हाइट अब ये लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़े वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट में चेंज क्या आया था वाई में, वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस डेल वाई इंटू डी एक्स या डेल एक्स, डेल एक्स या डी एक्स एक ही बात है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगेन डेल ए और डी ए अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल एज क्यू टेंड्स टू पी। तो मैं इसको डी ए भी लिख सकता हूं, डी एक्स वाई, यहां से आप डेल एक्स लिख लो, और यहां ये वाली बात बता दो इसके वजह से, तो यहाँ आप चाहे डेल एक्स लिख लो, और ये फाइनली डी एक्स में आ गया, और यहाँ पर आ गया वाई प्लस डेल वाई। डी एक्स से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, डी एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो डी ए बाय डी एक्स किसके बीच में आ गया, वाई से वाई प्लस डेल वाई, ठीक। जब डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो डेल वाई भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से ये डेल वाई 0 को अप्रोच करेगा, लिमिट अप्लाई कर दो, डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट अप्लाई कर दो डेल एक्स, या डेल एक्स डी एक्स है, डी एक्स टेंड्स टू 0, डी एक्स टेंड्स टू 0, और डी एक्स टेंड्स टू 0, और ऑब्वियसली डेल वाई भी 0 को टेंड करेगा, वाई प्लस डेल वाई में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डी ए बाय डी एक्स। तो डी ए बाय डी एक्स, ये क्वांटिटी 0 नहीं है, टेंड कर रही है 0 को, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है डी ए बाय डी एक्स। तो डी ए बाय डी एक्स ध्यान से देखो, तो वाई से ऐसा तो होता ही नहीं है, एक वैल्यू एक्स 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक्स 1 ही हो सकता है, ठीक है, यानी कि स्क्वीज हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ए बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के। यानी कि वैसे मेरे को यहाँ पर क्या लगा देना चाहिए था, इक्वल टू लगा देना चाहिए। लॉजिकली देखा जाए तो इक्वल टू लगा देना चाहिए कि लेस हो या इक्वल टू होगा। अब अगर दोनों के बीच में फ्रीज हो रहा है तो इक्वल टू में ही जाएगा कि इससे बड़ा और उसी से छोटा है, लेकिन ये तो इस टाइप यही है तो फिर वो इक्वल ही हो सकता है। दोनों तरफ क्या कर लिया हमने, इंटीग्रेशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, या फिर डी एक्स उधर शिफ्ट हो गया, ये डी एक्स से डी एक्स गया और डी इंटीग्रल का सिंबल कट गया, बचा क्या ए, क्या आया वाई डी एक्स। तो हमें क्या प्रूव करना था कि जो हमारा एरिया है ये किसके रिस्पेक्ट में था, पी तक का था। अब पी पॉइंट अगर यहाँ होगा वो भी ट्रू है। तो फाइनली वाई डी एक्स और लिमिट वही ले लेंगे हम ए से बी, तो ए से बी के बीच में आ जाएगा। यहाँ लिमिट्स कौन सी ली होंगी, ए पॉइंट से लेकर एक्स पॉइंट तक, और x की जगह अगर हम यहाँ पर b ले लेंगे, ये पॉइंट x होगा ना, b लेंगे तो b तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था, ये कैसे बनता है। ठीक है, खैर यूज़ नहीं होना, लेकिन कुल मिलाकर इतनी सी बात थी कि वो रेक्टेंगल्स जो हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, यानी वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमारा जो एरिया एक्स्ट्रा एरिया होता है वो बचता ही नहीं है और वो कंक्लूड हो जाता है, इंक्लूड होता है इंटीग्रल में ही। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1 बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। एग्जाम्पल 1 सॉल्व्ड एग्जाम्पल में इवेल्युएट द एरिया, इवेल्युएट द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस, लाइन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो 4 चीजें ही देगा वो क्वेश्चन में आपको। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज 10.4 क्या, तो सिंगल कर्व के क्वेश्चन होंगे। फंक्शन बता देगा किससे बाउंड कराना है और ऑर्डिनेट दे देगा। अगर वाई एक्सिस देता तो एब्सिसा दे देता। ग्राफ बनाना है, ये वाला कर्व बनाना है, वाई इज इक्वल टू एक्स के पूरा बनाने की नीड नहीं है, बस इन दोनों के लिए भी बनाना है। तो क्या करो, एक टेबल जरूर बना लिया करो, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है और वाई निकाल लो। वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है, बीच में आपकी मर्जी कोई वैल्यू लेनी है तो ले लो, नहीं तो मत लो। 0 और 2, 1 पर वैल्यू 1 है और 2 पर वैल्यू 4, तो ये बन गया ग्राफ। ये किसका बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये बना ली हमने लाइन x इज इक्वल टू 2। ये तो बनी हुई है x इज इक्वल टू 0, बनी ही होती है y एक्सिस, ये बनी हुई है, ये बना ली ये x एक्सिस। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, शेड भी करना है एरिया को। तो ये एरिया कौन सा हो गया, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड विद इन द ऑर्डिनेट्स। सो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 y dx, और y क्या है हमारा x स्क्वायर dx। पॉजिटिव में ही है ना, तो कुछ करने की नीड नहीं है। 0 से 2, तो क्या आंसर आएगा x क्यूब बाय 3, और यहाँ पर 2 और 0 बाय 3, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर यूनिट से इसका आंसर आ गया। हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैं ग्राफ नहीं भी बनाता तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। रिक्वायर्ड एरिया के अंदर ग्राफ का कोई यूज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब दे ही रखी थी लिमिट्स। तो ग्राफ नहीं भी बनाते हैं तो क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाओगे तो बेटर ही रहेगा। सेकंड एक्सरसाइज में तो बनाओगे ही वैसे भी। तो अब इस टाइप से, हाँ, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सा हो तो चाहे मत भी बनाना ग्राफ। अब जैसे एग्जाम्पल 2 है, मैं बनाने को बना सकता हूँ इसका ग्राफ, लेकिन बनाकर क्या फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट नहीं है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x, अब ऐसे आपको पता ही नहीं कैसे बनेगा ऐसा ग्राफ, लेकिन ये वैल्यू पता है कि x की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा ग्राफ। तो क्या कर फर्क पड़ता है कि कैसा ग्राफ बने। बाउंडेड एक्स एक्सिस से है, ऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, कर्व आपको दे रखी है, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन एरिया निकालना है हमने। तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 से 2 y dx, और y की वैल्यू कितनी है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे या करके दिखाऊं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर x4 प्लस 4 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस का 2x, सबका इंटीग्रेशन करके 2 और 0 लिमिट पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, खुद निकाल लेना। थर्ड एग्जाम्पल, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। अब जो लाइन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ये लाइन से बाउंड है, x एक्सिस से बाउंड होगा, और ऑर्डिनेट्स भी बता दिया उसने, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8। अब इसका ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये लाइन कुछ है, वैसे तो 2 से 8 है तो कोई दिक्कत है नहीं, पॉजिटिव साइड में ही होगी, लेकिन अगर x की वैल्यू को नेगेटिव दे दे तो हो सकता है कि ग्राफ y एक्सिस के नेगेटिव साइड में चला जाए, ब्रेक करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन 2 ही पॉइंट चाहिए होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के, 2 पॉइंट दे ही रखे हैं उसने, इन्हीं को पुट कर लेते हैं। जब x को 2 डालेंगे
ठीक है, कितनी भी वैल्यू होगी। रफ स्केच बनाना होता है, ये नहीं कि पॉइंट लेकर शुरू हो जाओ 1 2 3 4, रफ स्केच ही बनाना होता है। 8 लेंगे तो 47 डिवाइड बाई 2, 47/2 यहाँ हो जाएगा कहीं 47/2। एक्चुअल फिगर भी ऐसी लाइन बनेगी, बस थोड़ा सा या तो ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी अगर मैंने एक्यूरेट ग्राफ नहीं लिया हुआ, उससे बाद फर्क ही क्या पड़ना है, आपको तो एरिया ही चाहिए। ये x = 8 हो गया, ये x = 2, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। सिंपल है, इंटीग्रेट कर लेंगे 2 से 8 में, y को करेंगे तो y की वैल्यू 5x/2 प्लस और साथ में तो 5/4 कर दूं, x², 8 और 2 7/2x, ये कितना हो गया 6, 7 6 42/2 21, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 2 का स्क्वायर हो गया 4 60, 15 आ गया 75 हो गया, तो 96 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y = x² - 9। अब देखो y = x² - 9 मैंने सिखाया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले जो बताई थी बात, y = x² का ग्राफ, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, तो वर्टिकल शिफ्ट चलेगी, तो y = x का ग्राफ ऐसा बनता, अब -9 यूनिट्स पहले शुरू होगा, ये हो जाएगा y = x², यहाँ पर पॉइंट आएंगे 3 और -3, कैसे निकाले मैंने, इस x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है, मैंने y को 0 रख दिया, x² - 9 0 के इक्वल आया, तो x की भी 2 वैल्यू होगी, एक +3 और एक -3, ये पता लग गया, और ये माइनस। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब वो बता देगा ऑर्डिनेट्स कौन से चाहिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस x = 0 एंड, अगर वो कुछ ना कहे और सिंपल ये बोल दे कि x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, तो आप अंडरस्टूड है कि लिमिट्स क्या लोगे -3 से 3, क्योंकि x एक्सिस से ये तो बाउंड हो ही रहा है, तो उस केस में 0 से 3 लेकर उसका डबल कर देना, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो इक्वेशन का साइन माइनस कर देंगे। अभी इसने बता रखे हैं ऑर्डिनेट्स, क्या बता रखे हैं, x = 0 तो लाइन ये रही, और x = 2, तो 2 पर ऑर्डिनेट ऐसे बनेगा, यानी यहां पर जो पॉइंट आएगा वो निकाल लो, ये वाला पॉइंट, x तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 कितना पॉइंट आएगा -5। ठीक, बस अब x = 0 से 2 में निकालना है, मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना है 0 से 2 में, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, बिलो y एक्सिस है ना, तो क्या करेंगे -(x²) - dx, और लिमिट क्या लेंगे 0 से, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। आंसर क्या निकलेगा, 9 - x² कर ले 0 से 2, तो 9 का इंटीग्रेशन 9x, 2 और 0 पुट कर देना, और x² का और 2 और 0 करना, 18 आ गया, 2 का क्यूब 8 - 0 8/3, 18 3 कितना हुआ 54, 54 में से 8 गया, मुझे तो लगा पेपर में क्या करके आओगे, कोई साथ में थोड़ा ना होगी किसी को ले कैलकुलेशन करने के लिए, 46/3, ये नहीं आएगा क्या। ठीक, हाँ नेगेटिव में फिगर बना के ही पता चलेगा, आप चाहते हो बिना फिगर बनाए पता चल दे, तो पॉइंट को पुट करके देख लो, x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, इसके अंदर पता चल गया कि नेगेटिव आ रहा है। अब एक्यूरेट तो तब पता चलेगा, अब 0 भी डालकर देख लो, 0 पर -9 है और 2 पर भी कितना है -5, हाँ तो पूरा नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी फिगर बना लो। आप ऐसे एक काम और कर सकते हो, यहाँ नेगेटिव मत लगाओ, रहने दो, बस क्या कर दो लास्ट में मोड लगा दो, तो ये इसकी वैल्यू इस बार माइनस की हो जाएगी, मोड लगने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जब भी एरिया निकालो मोड लगा कर निकालो, बट वैसे मैंने नेगेटिव सिखाया तो दिक्कत ही क्या है, आना चाहिए। 5th, मेक ए रफ स्केच ऑफ y = sin² x, बोले रफ स्केच बनाना है, हमें sin x का आता है, sin स्क्वायर का नहीं आता, तो वैल्यूज 0 से 1 के बीच में वैल्यूज का जब स्क्वायर होता है तो वैल्यू छोटी हो जाती हैं, और तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। x की वैल्यू क्या है 0 से लेकर π/2, लो ग्राफ बनाते हैं, 0 पर तो 0 ही होगा, π/2 पर 1, और 1 का स्क्वायर 1, π/2 बड़ा होता है और 1 थोड़ा छोटा ही होगा ना, ये तो 1.57 है, क्लियर। तो यहां पर आएगा, अब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपके पास, बस ये बना लो, कर sin x का ऐसा बनता, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से बनेगा, बस इतना सा फर्क है। तो y = ये ग्राफ बन गया sin² x, इंक्रीजिंग ही होगा।
अब फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो यहीं तक कहा था, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये मिल गया, ये ऑर्डिनेट्स यहाँ से मिल रहे हैं और x इज इक्वल टू 0, तो हमें ये एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से किसके बीच में, आंसर आएगा पाई बाय 4। अब ज़्यादा इसको सॉल्व मत करने जाना, 0 से पाई बाय 2 डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाओ। तो क्या बना, cos स्क्वायर x करा भी होगा ऐसा क्वेश्चन, दोनों को ऐड करा 2y, 1 का इंटीग्रल x पाई बाय 2 माइनस 0 डिवाइड बाय में 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया पाई बाय 4। तो इसका आंसर होगा पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। 6th बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 और रूट ऑफ x किसको बिलोंग करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेट नहीं बताएगा, सीधा सीधा ना कहकर कुछ ऐसे दे दिया उसने, वैसे बोल रहा था ऐसे बोल देता। वो कह रहा है 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज ऑर्डिनेट है, और ठीक है आपने तो एंड ही पॉइंट्स लेने होते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 रेडी कर लो। x इज इक्वल टू 0 तो यही है y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, ये तो बन गया। अब इस कर्व को इसके बीच में बनाना है, अब पता नहीं ऊपर बनती है नीचे बनती है, वो एरिया निकल देगा उसके अकॉर्डिंग। अब ये कर्व ऐसे तो बनेगी नहीं, अब वैल्यू वैसे तो एक देखो 2 पॉइंट तो है ही 0 और 1, वो यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू आएंगी, वो पॉइंट प्लॉट कर लो और उसके बीच में 1/2 वगैरह ले लो, तो एस्टिमेटेड शेप पता लग जाएगी कर्व की। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसको एक तरीके से करो, स्क्वेयरिंग करो पहले तो पता लगे कि कर्व है क्या, ऐसे तो दिख नहीं रही है कर्व क्या है। तो 2 और यहाँ पर ठीक, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, पता लगा क्या थी ये कर्व, सोचा भी नहीं होगा तुमने, ये एलिप्स है। अगर मैं इस एलिप्स का पूरा ग्राफ बना लूं तो बना भी सकता हूं, क्या दिक्कत है। 1 और यहां पर 2, ये तो 1 ही है और यहां कहीं 2 होगा, और तो चाहिए नहीं होगा मेरे को, बना लेना ऐसे पूरा y एक्सिस पर। लेकिन करोगे क्या बना के भी, पोर्शन तो सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही चाहिए, तो ये 0 है ये 1 है, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। आगे बस समझ में, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। अगर ये मेरे पास एक एलिप्स हो ना एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई में, तो इसका एलिप्स का एरिया पता क्या होता है पाई ए बी, पाई ए बी। तो पाई ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू, ये एलिप्स का पूरा एरिया होता है। ये 4th पोर्शन हो गया ना, तो डिवाइड बाय, तो आंसर देखो पाई बाय 2 होगा, ये तो शॉर्टकट बताया मैंने। वैसे यही है ना आंसर। अब वैसे करना हो तो वैसे कर लेना, आप क्या करोगे 0 से 1, यहाँ पर वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू निकाल, ये रही वाई की वैल्यू, तो 2 बाहर आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ पर कर लोगे, मैं करके दिखाऊं क्या करोगे आगे। हाँ है क्या क्या क्या, वो 10 फॉर्मूलों में से एक लगा, पेपर में 10 फॉर्मूलों में से एक खुद ही लगा लेना, है क्या नहीं, पेपर में लिख देना। ये मैं कह रहा हूँ बोर्ड वाले खुश हो जाए।